सुकरात को एक खिजाने वाला व्यक्ति बताया गया है। ऐसा व्यक्ति जो उलट-पुलट या नए-नए सवाल पूछकर यथास्थिति को बिगाड़ देता है या सिर्फ चिढ़ाने का काम करता है, इसको कहते हैं खिजाने वाला। यह आरोप कुछ कुछ सही क्यों लगता है? इसका कारण यह है कि उसने अपने शिष्यों को ललकारा कि वे अपने बारे में सोचें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सवालों के जवाब पाने के लिए करें। उसने उत्तर प्रकट नहीं किए, उसने सत्य को उद्घाटित नहीं किया। उसके बहुत से सवाल काफी सरल थे। साहस क्या है? सवाल था, साहस क्या है? सद्गुण किसे कहते हैं? कर्तव्य का क्या अर्थ है? लेकिन सुकरात ने जो खोज की और उसने अपने शिष्यों को जिस बात का पता लगाने की शिक्षा दी, उससे यह जान पड़ता है कि अधिकतर लोग इन मूलभूत प्रश्नों का उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। फिर भी वे साहसी, सदाचारी और कर्तव्यपरायण होने का दावा करते थे। बर्ट्रैंड रसेल ने सुकरात के बारे में लिखा, शिक्षक का एक कर्तव्य यह भी होना चाहिए कि वह अपने शिष्यों के समक्ष मन की खिड़कियां खोले और परिदृश्य प्रस्तुत करे। उन्हें दिखाए कि कौन कौन से कार्य ऐसे हो सकते हैं जिन्हें करने में जितना आनंद आएगा उतने ही वे उपयोगी भी होंगे। सुकरात ने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा। उसके बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वह उसके दो अति घनिष्ठ मित्रों जेनोफन और प्लेटो की कृतियों में मिलता है। हालांकि जेनोफन ने सुकरात के 4 लघु शब्द चित्र प्रस्तुत किए, फिर भी सुकरात में जितनी भी जानकारी हमें मिलती है उसका श्रेय अकेले प्लेटो को जाता है। प्लेटो 427-347 ईसा पूर्व संभवतः सुकरात का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था। वह उस समय 28 वर्ष का था जब सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया था। 40 वर्ष की आयु में प्लेटो ने एथेंस के नवयुवकों की शिक्षा के लिए एक स्कूल स्थापित किया। उस स्कूल को अकादमी कहा जाता था, जो 387 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व तक कायम रहा। तदनंतर वाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन द्वारा उसे बंद कर दिया गया। सुकरात के बारे में जानकारी हमें प्लेटो द्वारा 399 ईसा पूर्व के बाद लिखे गए अनगिनत संवादों से प्राप्त होती है। लगभग हर संवाद में और एक तरह के 30 से अधिक कथोपकथन हमारी जानकारी में हैं। सुकरात मुख्य वक्ता है। प्लेटो के संवाद की शैली महत्वपूर्ण है। पूरा वार्तालाप उसने सुकरात की शैली में प्रस्तुत किया है। सुकरात का संवाद प्रश्न उत्तर के रूप में होता है। यह द्वंद्वात्मक शैली भी है। सुकरात किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से एक प्रश्न के दोनों पक्षों पर तर्क वितर्क करता है, फिर उसे निष्कर्ष के बारे में किसी दूसरी धारणा के विरुद्ध वाद विवाद किया जाता है और सिलसिला चलता रहता है। जन्म के समय ज्ञान मानव मन में विद्यमान रहता है। यह ज्ञान इतना अधिक नहीं होता है जितना हम अपने दैनिक अनुभव में चीजों से प्राप्त करते हैं, बल्कि इतना कि हम उन्हें याद कर सकें। सुकरात ने इस शैली को क्यों अपनाया और प्लेटो ने सुकरात के साथ अपने अनुभवों को संवाद के रूप में क्यों दर्ज किया, इसका एक कारण है। सुकरात ने प्लेटो को बहुत सी बातें सिखाई, लेकिन एक बात की खोज प्लेटो ने कमोबेश खुद ही की। वह खोज यह थी कि मानव जाति को जन्म से ही ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात जन्म के समय मानव मन में ज्ञान विद्यमान रहता है। यह ज्ञान इतना अधिक नहीं होता जितना हम अपने दैनिक जीवन में चीजों के अनुभव से सीखते हैं, बल्कि इतना कि हमें उन्हें याद कर सकें। दूसरे शब्दों में
यह ज्ञान पहले से मौजूद रहता है। इसी से समझा जा सकता है कि सुकरात ने अपने शिष्यों को उत्तर क्यों नहीं दिए। केवल सवाल पूछे, उसका काम सच्चाई को शिक्षा देना नहीं था, बल्कि अपने शिष्यों को यह दिखाना था कि वे अपने मन अथवा स्मृति से सच्चाई को बाहर कैसे खींच सकते हैं। यही कारण है कि सुकरात स्वयं को प्रायः ज्ञान रूपी शिशु को जन्म देने वाली दाई समझता था, और उसके संवाद का यही विषय बिंदु है, क्योंकि सिर्फ वार्तालाप में, सिर्फ संवाद में सच्चाई और बुद्धिमानी प्रकाश में आ सकती है। सुकरात ने बहुत बार कहा कि वह किसी भी विषय में विद्वान नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, सुकरात ने बहुत बार कहा कि वह किसी भी विषय में विद्वान नहीं है। प्रायः अपवाद के बिना उसने माना कि वह उस समय सिर्फ उस विषय या प्रश्न के सार को समझने की कोशिश कर रहा था जिस पर चर्चा या विचार विमर्श किया जा रहा था। जब भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम, सदाचार, न्याय या किसी अन्य दार्शनिक तत्व के बारे में निर्भीक उद्घोषणा करता, सुकरात एक साधारण सा प्रश्न पूछकर उत्तर देता। जब मैनो उस संवाद में, जिस संवाद में उसका नाम आता है, सुकरात से पूछता है, क्या सद्गुण सिखाया जा सकता है? सुकरात प्रश्न करता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सद्गुण किसे कहते हैं? जब मैनो एक के बाद अनेक उत्तर देता है तो सुकरात टिप्पणी करता है कि मैनो ने कुछ कहा है जो लगती तो एक बात है, लेकिन उसमें अनेक बातें घनित होती हैं। कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं। उसने मैनो से पूछा कि क्या सद्गुण की कोई एक समन्वित व्याख्या है? इस प्रकार एक मैत्रीपूर्ण संवाद आरंभ होता है, एक तकनीक मात्र नहीं, जिसके चलते मनुष्यों में न केवल सद्गुण के तत्व पर चर्चा होती है, बल्कि ज्ञान और शिक्षा की सही प्रकृति का भी परीक्षण विश्लेषण होता है। शेष भाग 3 में।